दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 17 महीने के बाद ये उन्हें जमानत मिली है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी ईडी सीबीआई को लेकर और जो पूरी जांच प्रक्रिया को लेकर कही है कि वह बहुत सारे सवालों को भी जन्म देता है कि आखिरकार जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया या जांच प्रक्रिया हमारे देश के अंदर है, उस पे किस तरह से और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी खड़े हुए हैं। और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी जो पूरी कार्यशैली रही है, आम आदमी पार्टी उसके बारे में बड़ी उनकी तरफदारी भी करती है, प्रशंसा भी करती है। वहीं जिस तरह से लीकर स्कैम के अंदर उन्हें आरोपी बनाया गया, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप ईडी सीबीआई के द्वारा लगाए गए, वह उसके बदले में 17 महीने लगातार जेल के अंदर हैं और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? आने वाले समय में क्या इन मुद्दों को लेकर देश की राजनीति में क्या और क्या आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं मनीष सिसोदिया की जमानत को स्वीकार करते हुए, उसके क्या निहितार्थ सामने आएंगे, उसके क्या कानूनी दाव मामले हैं, क्या उसके कानूनी मीनिंग्स हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पैनल है जिस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। वहाँ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले चर्चा इस बार आपसे ही करता हूँ कि जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं इस जमानत को स्वीकार करते हुए, जो आदेश देते हुए, उसका क्या आप किस तरह से उसको पूरा परिभाषित करें और किस तरह से आप उसके मायने देख रहे हैं? पुष्पेंद्र जी। प्रशांत जी, आपको, आपके दर्शकों को, भाई सुनील जी को देख पा रहा हूँ, मुकुल जी हैं, सबका अभिवादन करता हूँ। जो ये विषय है, इस पर मुझे लगता है बहुत लंबी बहस की ज़रूरत है, प्रशांत जी। बाकी तो सुनील जी भी है, वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे। चाहे वो हेमंत सोरेन के रिहाई के समय की टिप्पणियां हो अदालत की, या आज की टिप्पणियां, वो एक बहुत गंभीर खतरे की तरफ इशारा करती हैं। पर साथ ही साथ कुछ दुविधा जुडिशरी में भी लगती है, और कुछ दुविधा जो एक्सपर्ट्स हैं इन मामलों के, उनमें भी नजर आती है। मतलब कोई मतैक्य एक एक मत पर पहुंच जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर जमानत दे ही दी थी तो फिर चलिए, पासपोर्ट तक की भी बात उचित थी कि भाई विदेश ना जाए मामले तक, इसके मामले के लंबित रहने तक। लेकिन थाने में जाके हाजिरी देने जैसी शर्त थोड़ी कुछ और कहानी भी इसमें बयां करती है। मैं इसको समझ पाने में असमर्थ हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ आप टिप्पणियां ऐसी करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी शर्त भी लगा देते हैं। और लेकिन असल में दाल में काला इसलिए नजर आता है, प्रशांत जी। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला रहा हो, अरविंद केजरीवाल का मामला रहा हो, कि जब ईडी के केस में जमानत मिलने को थी तो सीबीआई बीच में आ जाती है, और फिर सीबीआई के मामले आ जाते हैं। इसी तरह से मनीष सिसोदिया को तरह तरह की नई नई बातें करके 17 महीने रखना, मानवाधिकारों का तो उल्लंघन साफ है। और इस पद पर बैठा व्यक्ति क्या जेल में ही, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे, सब थे। तो ये सारी बातें हैं जो इस मामले को बड़ा पेचीदा सा बना देती हैं। एक तरफ देखता हूं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ है, सारा अत्याचार है। लेकिन फिर मेरे मन में ये सवाल आता है कि अदालतों के कई स्तर पर ये मामला चला, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें पहले ही राहत मिल जानी चाहिए थी। अगर हम इसमें अपवाद की बात करते हैं, पीएमएलए की, तो पीएमएलए तो वहाँ पे लागू हुआ नहीं था, तो उसमें तो शक्तियाँ अलग है ईडी की और सबकी। लेकिन इतना लंबा खींचना और अदालतों का अंत में जाके ये कह देना, तो अब से पहले और भी तो अदालतें थी, चाहे वो लोअर कोर्ट थी, दूसरी थी, वहाँ पर उन्हें राहत क्यों नहीं मिल पाती। मुझे लगता है मुकुल भी थोड़ा परिवार उनका जजेस का ही परिवार है, और शायद वो विधि के बारे में ज़्यादा से अच्छे से बता पाएंगे, सुनील जी बता पाएंगे। पर मुझे लगता है कि इनमें ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं बड़ा भयानक सा चेहरा है। अगर हेमंत सोरेन की टिप्पणियों को, राज की टिप्पणियों को हम देखते हैं, तो क्या देश में कुछ भी हो सकता है? किसी को भी गिरफ्तार करके रखा जा सकता है इतने लंबे समय तक? ये सारे सवाल वो है जो हमें भयभीत करते हैं कहीं ना कहीं, कि ये क्या हो रहा है आखिर। कौन सा आपातकाल की दुहाई दी जाती है कि साहब आपातकाल में ये हो गया था, आपातकाल में वो हुआ।
50 साल पुरानी बातें संसद में भी कही गई, पर इन बातों पर कैसे आखिर न्याय मिलेगा, कैसे इनकी सच्चाई, जो आखिर तक की सच्चाई है, जड़ तक की, जमीन की सच्चाई, वो कब सामने आएगी? ये सवाल मेरे मन में घूमते हैं और जरूर आपके दर्शक भी ऐसे सवालों के जवाब जरूर जानना चाहते होंगे। मुझे लगता है कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी और सारी बातों के जवाब हमें मिलेंगे धीरे धीरे करके। पर फिर भी आज का जो मनीष सिसोदिया का रिहाई का फैसला है वो बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि आज जो स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का ये, और लेकिन बहुत सारी आपने बातें भी, सवाल भी उठाए कि किस तरह की पूरी चर्चा विमर्श बड़ा गंभीरता के साथ इस पर होना चाहिए कि जो इस तरह से कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले कर रहा है, तमाम तरह की बातें बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। मैं मुकुल जी के पास, तो मुकुल जी आपको क्या लगता है जो पुष्पेंद्र जी ने कहा, किस तरह से आप पूरे विषय को देख रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि इसमें गंभीरता से विमर्श और चिंतन बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उनको जमानत देते वक्त आया है, वह बहुत सारे गंभीर सवाल लगातार पूरी जो सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, जो जांच की हमारी जो व्यवस्थाएं संस्थाएं, उन पर उनकी कार्यशैली को उठाता है। आपको क्या लगता है पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें इसमें, और क्या सुधार की क्या गुंजाइश आप देख पाते हैं, या किस तरह से त्वरित इस पे निर्णय या फैसले होने चाहिए, क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक कहा पुष्पेंद्र भाई ने, और हम लोग भी काफी समय से देख रहे हैं कि 2014 के बाद की अदालतें, जो निचली अदालतें जितने उससे पहले गंभीरता से और प्रॉपर तरीके से जो डिसीजन देती थी, अब वो चीजें कंटिन्यूएशन में अब नहीं रह गई हैं। अब जजेस भी थोड़ा किसी को जमानत देने में, खासकर ऐसे मामले जो बहुत बड़े किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि या किसी पार्टी से अगर रहते हैं, तो उसमें थोड़ा हाथ उनका रुकता है जमानत देने में। लेकिन इधर भी काफी ऐसे मामले आए जिसमें मीडिया ने और बाकी सोशल मीडिया सवाल उठाता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात करते हैं इस मामले की, तो इसमें अदालत ने सीधे सीधे, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन निचली अदालतों को जो उनसे नीचे है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को सीधे कह दिया है कि अदालत के जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेलते हैं। अब सोचिए, अपना डिफेंसिव हो जाते हैं। सजा के तौर पर जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आप ये बताइए, सिसोदिया एक राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, सब उनके पास प्रभार है। वो आदमी, अगर आप उसको निचली अदालत से जमानत मिले, हाईकोर्ट से जमानत मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि वो अदालतें ऐसा सोचे कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मामले कम आए, जमानत के मामले कम आए, यानी कि वो काम अपनी तरीके से कर नहीं रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जमानतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का कायदे से काम नहीं। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मामला हो, ये सब ऐसे मामले हैं जो चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहीं पे जमानत मिल जानी चाहिए। अब होता क्या है कि जमानत कोई दे देता है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सीबीआई हो, ईडी हो या गवर्नमेंट की कोई भी चीज हो, खटाक से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट को मंजूर है, लेकिन जमानत के लिए एक जो पीड़ित, जो आरोपी जिसको बनाया गया है, उसको दौड़ाए जाने का भी उल्लेख आज के एक इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को ये सुरक्षित कर लिया था फैसला, और उन्होंने कहा कि ये सिसोदिया के मामले को वापस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भेजना सांप सीढ़ी के खेल की तरह से, और एक नागरिक को इधर उधर भटकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बेंच ने मामले की तुरंत सुनवाई लोगों का अधिकार बताया है कि तुरंत सुनवाई तो अधिकार है, और जमानत का विरोध यह कह के नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है। स्वतंत्रता के लिहाज से हर दिन मायने रखता है। सीबीआई मामले में 13 और ईडी के मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई थी। अब इसमें ईडी को इन्होंने बताया है कि जिन्होंने इसको फंसाया है, उन्होंने कहा कि यह मामला सिसोदिया की वजह से लेट हुआ है, ट्रायल नहीं हो पा रहा। इनकी एप्लीकेशन पड़ी है, शायद 14 या 18 एप्लीकेशन पड़ी थी। अब आप ये बताइए कि ट्रायल कर रही है और उनकी एप्लीकेशन क्या पड़ी है? एप्लीकेशन का जो स्तर है वो है कि वाइफ ने उनके मिलने के लिए कहा, वाइफ ने उनको कुछ पहुंचाने के लिए कहा। इन एप्लीकेशन से ट्रायल का क्या लेना देना है? तो अदालत ने इन सब चीजों को सामने रखते हुए आज एक बहुत करारा, जिसे कहते हैं एक स्लैप, एक थप्पड़ मारा है
कि आप इन सब मामलों में बड़ा सतर्कता करिए और निचली अदालतों के लिए ये एक मिसाल बनना चाहिए। अब जजेस को लोअर कोर्ट के अपने फैसले पे जो उनको करना है ये ना करें कि डिफेंसिव बेल, पता चला आप सुरक्षित खेल रहे हैं कि भैया आगे बढ़ा दो। होता यही आज की डेट में जो कचहरी चल रही है उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे लेवल का आदमी है या किसी कोर्ट का हो, वो कहता है यार विवादित मामला, इसको आगे बढ़ाओ, आगे वाले देख लें, हम इसमें ना पढ़ना पाए। ये हकीकत पूरे इंडिया की है, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई बहुत ज्यादा विवादित मामला हो, वो चाहे खनन का हो, किसी का हो, अगर कोई राजनेता उसमें फंस गया तो जज साहब कहते हैं आगे बढ़ा दो इसको, मैं अपनी गर्दन नहीं फंसाऊंगा। पता नहीं अगर मान लीजिए अच्छा एक उसमें गड़बड़ी भी रहती है, जजेस के ऊपर आरोप बड़े तेजी से लग जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने जमानत दे दी तो एक आरोप ये भी लग जाता है कि जैसा आप डील कर गए निचली अदालत से ही, और जो आपका गवर्नमेंट का पक्ष रहता है उनके जो समर्थक रहते हैं वो लगाते हैं जज बिक गया। तो उससे बचने के लिए चाहे वो कत्ल का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, लोअर कोर्ट की जुडिशरी अभी उसके पास अपनी स्पाइनल इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकड़ के खड़ी रहे और मैंने जमानत दी है तो मैं देख लूंगा। क्योंकि जब आपका कोई डिसीजन आता है वो डिसीजन को चैलेंज हाईकोर्ट में किया जाता है और हाईकोर्ट देखती है उसमें कितनी कमियां हैं। अगर आप निचली स्तर से इतना सख्त आदेश आप करेंगे और प्रॉम्प्ट आदेश करेंगे, बाकायदा एक एक चीजों को आप गंभीरता से देखेंगे, तो हाईकोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाती। अब ये मामला ना हो जाए जो पिछला मामला हुआ था जिसमें जज साहब के भाई ही एक सरकारी एजेंसी के एडवोकेट थे, उस तरह के मामले कम आते हैं लेकिन आरोप तो उसमें भी लग गए थे। और उसका आज ये निष्कर्ष निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से लेके सबको इस जमानत को बहुत पहले देने का एक संदेश दिया और इन लोगों को एक राहत दी है आम आदमी पार्टी। आप बताइए, आप निकलेंगे सिसोदिया आज रात के 9 बजे तक जो हम लोग के पास सूचना है, उसके बाद वो पिछले 13 महीने, आज अगर उनको 10 महीने 4 महीने 3 महीने पहले जमानत मिल जाती तो ये जो 12-13 महीने का है और कल की डेट में बाइज्जत बरी हो जाते, तो क्या अब तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए गलत फंसाने से पहले अगर आपने गलत फंसाया और उसको 2 साल रखा अंदर तो उसका भी कुछ उस सरकारी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा हर्जाना। ये होनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि आप किसी को भी उठा के आप डाल देंगे और वो खुद प्रूफ करे, ये व्यवस्था गलत है, इस व्यवस्था के खिलाफ है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कंपनसेट कुछ ना कुछ ऐसा भी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरी इस सिस्टम के अंदर कि अगर कहीं गलत फंसाया जा रहा है या जानबूझकर उसमें कुछ फंसाया जा रहा है तो उस पर संबंधित अधिकारी या संबंधित संस्था पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई या तमाम तरह की बातें किस तरह से होनी चाहिए वो भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं सुनील जी का बात, सुनील जी आपको क्या लगता है पूरे सिस्टम की अगर बात करें, जैसे करीब लगभग 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आख्या दिए हैं, जो क्वेश्चन उठाए हैं, उसका किस तरह से आप पूरा महत्व देख पा रहे हैं पूरे इस व्यवस्था के अंदर, और जितने केस ईडी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, जो इतने केस उन्होंने किए हुए हैं, उसमें जितना उनका एक कहते हैं केस को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने का बहुत ही कम प्रतिशत बताया जाता है कि बहुत ही कम प्रतिशत है। तो ऐसे में संस्था की जो कार्यशैली है क्यों सवालों घेरे में बार बार आ रही है, क्यों इतने गंभीर सवाल उसकी कार्यशैली पर उठ रहे हैं, उसके पीछे ऐसे कौन से कारण है जो आप देख पाते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। आज के का ये जो फैसला है जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की कोर्ट का, इसके पहले कल एक मुख्य न्यायाधीश ने भी, प्रधान न्यायाधीश की भी कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी और वह टिप्पणी और भी गंभीर, ईडी सीबीआई के कामकाज पे गंभीर टिप्पणियां की थी और अदालतों पे गंभीर टिप्पणियां की। कल का अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ही लगेगा। आज जो मनीष सिसोदिया को जो बेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी एक बार खारिज कर चुका है इनकी बेल अक्टूबर के महीने, बाकी तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट चल ही रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला एक बार गया था लेकिन खारिज हो गया था। इस बेल के मिलने के बाद जो इसका राजनीतिक असर है, वो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के जो बनाया जा रहा था नैरेटिव, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। उस पर दरार पड़ने तब भी लगी थी या उसका असर तब भी कम होने लगा था जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली, जब अनिल देशमुख को जमानत मिली, जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान जमानत मिली। उस समय से ये बात कमजोर पड़ने लगी थी और क्योंकि जमानत देते समय न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां की
हेमंत सोरेन के इस बारे में आप टिप्पणी को आप याद कीजिए, कहा कि इनके खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, कहां से आप लेके चले आए। ये टिप्पणी थी सर्वोच्च न्यायालय। आज जब ये आदेश आया है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की कि त्वरित कार्रवाई या त्वरित सुनवाई का अधिकार, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, कैसे उसको आप रोक सकते हैं? और वो मौलिक अधिकार का ना, आप इतने गवाह, इतनी कार्रवाई, इतने अभिलेख आपने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आप ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और ना आप यह बता पा रहे हैं कि ट्रायल आप शुरू कब करेंगे। किसी को जेल, आप चाहते क्या है? जेल में रखना चाहते हैं या किसी मामले का निपटारा चाहते हैं? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को गिरफ्तार करके विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का जो आरोप लगा रही थी और एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वह पूरे के पूरे मुहिम की हवा निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि तथ्यों पर आधारित नहीं था। यह साबित होता दिख रहा है, लोगों के बीच में इस तरह का संदेश अब जाने लगा कि राजनीतिक कारणों से एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत, बदलने की कार्रवाई के तहत और विपक्षी नेताओं को पीड़ित करने के तहत, उत्पीड़न के तहत इस तरह कार्रवाई की जा रही है, न कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान है वो ये सबसे बड़ा है। कैसे आप इतने लंबे समय तक किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं? अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का जब आप ईडी से लग रहा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा तरीका है? या दोषी लोगों को गिरफ्तार करना या किसी भ्रष्टाचार के मामले के पर्दाफाश करने का तरीका तो नहीं है। आप ये चाहते हैं कि लोग जेलों में पड़े रहें, वो लोग जेलों में पड़े रहें जो आप इस सरकार से असहमत हैं या इस सरकार के आलोचक हैं और एक उनकी लोकप्रियता है या वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये तो कोशिश है। अगर अरविंद 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा और आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, आप इतने महीने रखने के बाद, इतनी जांच पड़ताल करने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद आप ट्रायल कोर्ट में अभी कार्रवाई करने के लिए, ट्रायल शुरू करने की स्थिति में नहीं पहुंचे, कैसे चलेगा भाई? क्यों आप किसी को जेल में रख लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, आज का आदेश है, वो देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता फिर से उसे दोहराई और इस तरह की जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ एक तरह का जो कानूनी स्टैंड है उससे साफ किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से गैर कानूनी गिरफ्तारियां, अच्छा आप गैर कानूनी कहेंगे, या बदले की भावना से की जा रही गिरफ्तारियों से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी एक सीमा है, इसमें कोई दरार नहीं, और इसीलिए 16-17 महीने लग गए। और सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि ये केवल जानबूझ करके जेल के अंदर रखने की कोशिश हो रही, इसीलिए दोनों मामलों में जमानत दे दी। ईडी के मामले में दे दी, सीबीआई के मामले में दे दी। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते रह गए कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए, जो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिबंध लगा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वहां भी जो उनकी व्यक्तिगत आजादी है उसको प्रमुखता दी कि आप इनको कार्यालय जाने से नहीं रोक सकते, इनको कामकाज करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, जो जमानत देते समय जो एक आवश्यक प्रतिबंध है, हर अदालत देते समय आदेश देती है अदालत कि आप साक्षियों के साथ और गवाहों के साथ कोई संपर्क नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे। तो रूटीन के आदेश, कोई भी न्यायालय जब जमानत देती है तो इन आदेशों को पारित ही करती है। इस तरह के निषेध और इस तरह के नियंत्रण तो लागू ही करती है, अन्यथा कोई भी अतिरिक्त निषेध लागू नहीं किया, कोई प्रतिबंध नहीं दिया है मनीष सिसोदिया। और यह माना है कि इनके निजी मौलिक अधिकारों को, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब इस सभी लोग समझ रहे हैं कि एक ऐसे मामले में आपने गिरफ्तारी की जो नीतिगत मामला था, सरकार ने इसका फैसला लिया, और अगर आप गिरफ्तार करते हो, कहते हैं कि आपने करोड़ रुपए उस निर्णय के तहत आपने लोगों को लाभ पहुंचाई, तो मनी ट्रेल भी तो होना चाहिए आपके पास, पैसा दिखना तो चाहिए, पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, किसके पास आया, वो आप कुछ देने की स्थिति में नहीं है।
लोगों के बयान के आधार पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, साक्ष्य कुछ नहीं आपके पास। तो ये जो सबसे एक लोगों के मन में न्याय को लेकर के एक आशा की किरण जगाई है सुप्रीम कोर्ट कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ये सुनवाई के अवसर हैं और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय ले सकता है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद, अरविंद केजरीवाल को भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला सीबीआई कोर्ट के मामले की जमानत के बाद चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा हो उनको जेल में रख पाएंगे। और ये जो जमानत है आज जो मनीष सिसोदिया को मिली, इसके पहले संजय सिंह को मिली, बीच में अरविंद केजरीवाल को मिली, फिर हेमंत सोरेन को मिली, फिर अनिल देशमुख को मिली, ये सभी जमानतों का असर जो अभी इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाएगी, विपक्ष को लेकर के इसके ऊपर यह बात नहीं बना पाएगी कि सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो बड़ी ईमानदारी से काम करने के लिए सड़क में उतरी हुई। भारतीय जनता पार्टी को बदले की कार्रवाई का आरोप झेलना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आप उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं विपक्षियों के साथ, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये इस तरह के आरोप लगेंगे। मेरा मानना यह है कि आज जो मनीष सिसोदिया का यह जमानत है यह एक आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा सरकार के ऊपर, सत्तारूढ़ दल के ऊपर, कि उत्पीड़न की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई और विपक्षियों के खिलाफ जानबूझ करके ऐसी कार्रवाई के लोग जेल में रहे, ये विषय आएगा। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह घूम करके जो बात अपनी कहना शुरू करेंगे उसकी अपील भी होगी। आप गवर्नेंस के नाम पर कैसे किसी को इतने लंबे समय तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं? किस आधार पर रख सकते हैं? क्यों रखेंगे? और अगर आपने गिरफ्तार किया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को अगर आपने गिरफ्तार किया है तो उसकी त्वरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो त्वरित सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और इस त्वरित सुनवाई की बात तो प्रधानमंत्री ने कही थी, आप याद कीजिए 2014 का चुनाव। उन्होंने कहा था कि जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आरोप मुकदमे हैं उनकी तेजी से सुनवाई करने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट के से मदद मांगे। एक पूरी लिस्ट दी जाएगी कि इतने इतने लोग हैं कि तुरंत सुनवाई की जाए और मामले का निस्तारण किया जाए, जिसको सजा मिलनी है सजा मिले, जिसको सजा नहीं मिलनी है उनको बरी किया जाए। ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था। वो त्वरित सुनवाई की बात कहाँ चली गई? आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, किस बात के लिए बनाए? कि मामले लंबे समय तक लंबित न रहे, उनकी सुनवाई हो, लोगों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष लोग बरी हो। ये कंसेप्ट कहाँ चला गया? ये अरविंद केजरीवाल के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में या संजय सिंह के मामले में क्यों नहीं लागू हो पाया? अब क्यों नहीं आपने जांच पूरी कर दी? दो एजेंसियां किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें और 17 महीने बाद भी आपकी जांच पूरी न हो पावे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप लगाते चले जाएं, ये कहां से तर्कसंगत? किस कानूनी प्रक्रिया के तहत तर्कसंगत? और जो न्यायालय ने टिप्पणी की है लोअर जुडिशरी पर या हाई कोर्ट पर, ये भी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट कम से कम, हाई कोर्ट एक बड़ी अदालत है, वहां ये मामला टलता जाए और वो क्या आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जाइए और कोई निर्णय नहीं होने पाए। जब जमानत मिल जाए तो पता चला कि हाई कोर्ट उस पर रोक लगा दे, ये तो उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस आज का जो जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को, इसके दूरगामी असर पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के बनाए जा रहे नैरेटिव को बहुत तेजी से धक्का लगेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़े दुर्गामी इसके परिणाम भी और असर भी दिखाई देगा निश्चित रूप से राजनीति के अंदर। मैं पुष्पेंद्र जी के पास ना, पुष्पेंद्र जी से पूरा परिदृश्य है। अगर ये तो एकदम मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें या संजय सिंह या हेमंत सोरेन, किसी की हम बात करें जो बड़े राजनेता हैं, उन पर तो सारी तमाम तरह की सुविधाएं उनके पास है, संसाधन उनके पास हैं कि वह किसी भी कोर्ट से, लोअर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एकदम तुरंत जा सकते हैं। लेकिन सामान्य नागरिक की बात करें, सामान्य आदमी के पास इतने सारे संसाधन नहीं होते हैं, इतनी सारी सुविधाएं उनके पास नहीं होती हैं कि वह तमाम तरह की अपने वकीलों की फौज खड़ा कर सकें, बेहतर से बेहतर वकील अपने लिए खड़ा कर सकें। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि जमानत तो नियम है और जेल अपवाद है,
उसमें आम आदमी की दृष्टिकोण से अगर देखें पूरे विषय को, आम नागरिक के जो उससे जोड़कर देखें इस पूरे मुद्दे को, तो उसको किस तरह से आप पूरा देख पाते हैं, किस तरह की जरूरत है, तमाम तरह की जो नियम कायदे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इसको दो सबको मद्देनजर आप किस तरह का परिभाषित करेंगे पूरे विषय को कि आम आदमी के दृष्टिकोण से क्या राहत के लिए, क्या इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? अभी सुनील जी ने और भाई मुकुल जी ने बहुत बातें कही, और आपने भी कहा कि बार बार सीजीआई भी इस बात को दोहराते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो ये नियम लागू क्यों नहीं होता? कौन करेगा लागू? तो कोर्ट करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा अच्छा सवाल है, जैसे अभी सुनील जी ने भी कहा, पॉलिटिक्स पे तो बाद में आऊंगा, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें मान लिया मेरे पास कोई जांच है किसी की, और मैं उसे बिना कारण के लटकाता चला जाऊं, एक कागज फिर जोड़ दूं, एक कागज फिर जोड़ दूं, तो क्या मेरा कोई दोष नहीं होगा? मैं कहीं दोषी नहीं, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं उस पर लायक नहीं हूँ, तो मेरा कोई दोष नहीं है। ये सवाल खड़े होने चाहिए। आप किसी को ईडी में वैसे ही पीएमएलए और दूसरे में पावर्स बहुत ज्यादा दे दी कानून ने, चलिए वो संसद से पास हुआ बिल, सारी बातें ठीक है, पर वो तो अपवाद होने चाहिए ना। हमेशा तो वो लागू नहीं हो जाना चाहिए कि ईडी ही करेगी, और बहुत सी संस्थाएं हैं और दूसरी तरह से जांच की जा सकती है उनकी। और उसमें इतना लंबा खींचना, अगर उससे पावर है तो उसे जांच की भी असीमित शक्तियां हैं, तो उन्होंने जांच जल्दी से क्यों नहीं पूरी कर ली, और इतना समय क्यों लगा? अव्वल तो होना ही चाहिए कि इतने ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए आदमी को जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उसकी एक मोटी फाइल पहले ही तैयार हो जानी चाहिए पुख्ता सबूतों के साथ, तब हाथ डालें। इसका मतलब आप क्या कच्चा हाथ डालते हैं कि आपने कहा भाई संदेह हुआ, किसी ने बयान दिया तो आप गिरफ्तार कर लेंगे और 17 महीने और 2-2 साल किसी को जेल में रख लेंगे? ये बातें हैं जो चिंता पैदा करती है। वो जो वकीलों की फौज की बात है, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए प्रशांत जी। आम आदमी को तो सुप्रीम कोर्ट जाना या हाई कोर्ट जाना, बल्कि लोअर कोर्ट ही जाना, रोजाना के जो खर्चे होते हैं उसके, और वो अगर वकील साहब बिल्कुल घर के होते हैं तो भी कह देते हैं जरा ये खर्चा दे दो, ये दे दो। वो सुबह जाता है बड़ा खुश होकर आज फैसला हो जाएगा, और दोपहर तक वो आता है अगली तारीख लेके, और कुछ नहीं कर पाता, दिन बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। ये जग जाहिर है। तो बजाय इन न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने के, हम उस युग में जाके, जैसा एमपीएमएलए के लिए कोर्ट बन गई, फास्ट कोर्ट भी बन गई, और जो मोदी जी ने कहा 2000 त्वरित न्याय की बात भी कर ली, सीजीआई भी बड़ा अच्छा आ गया, उन्होंने कहा साहब ये बेल इज रूल, सारी बातें ये लागू तो तब होंगी जब जांच प्रक्रिया भी तो जल्दी से जल्दी पूरी हो, या जांच चलती रहेगी, सालों साल जांच चलती रहेगी और आप जेल में रहेंगे? अरे भैया जांच करते रहिए, उसे जेल से बाहर कर दीजिए। तो ये बातें कुछ ना समझ में आने वाली, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस पर बड़े लंबे विमर्श की जरूरत है, और न्यायविदों को और दूसरे लोगों को इस पर सवाल उठाने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल ये सवाल उठेंगे भी उठेंगे। और जहां तक बात सुनील जी ने नैरेटिव की बात कही, तो देखिए कुछ तो जनता पहले ही समझने लगी है, और मतलब इसकी अगर वहां मत एक के नहीं है कि वो दोषी है या नहीं है, तो मत एक के इस पर भी नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी है या ये इन्होंने इतना गलत किया है, उस पर भी लेके पब्लिक में भी दुविधा है, क्योंकि मीडिया और सब चीज मिलके अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। तो बड़ी अंतर विरोधी सलाह जाती है, अंतर विरोधी सजेशन जाते हैं, और अंतर विरोधी राय भी जाती है। जो विशेषज्ञ वो भी अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य भी है कि मीडिया भी कई खेमों में बटा हुआ है, और सारी बातें जनता अपनी एक राय बनाए तो बनाए कैसे? सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे उसे कुछ और देखने को मिलता है, और जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला जाता है, या लीगेसी मीडिया कहिए, मैं ये नहीं कहता, तो उस पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है या नहीं, वहां पर कुछ और बातें होती हैं। तो हर एक कोई जो है वो असमंजस में हो जाता है कि क्या करे, क्या सोचे, क्या सही है क्या गलत है, यही पता नहीं लग पाता। लेकिन बावजूद इसके 17 महीने 18 महीने तक किसी को जेल में रखना, तो ये अत्याचार के अलावा क्या है? कुछ नहीं। और जैसा सुनील जी ने कहा, इससे बिल्कुल इस बात का पर्दाफाश हो जाएगा, इस बात का कम से कम ये संदेश चला जाएगा कि विरोधियों को किसी न किसी वजह से जानबूझ के तंग किया जा रहा है। और उनकी सबसे जो बड़ी बात है, देखिए अगर 5 बार सुर्खियां ये छप जाए
कि फला नेता जेल में गया, उसकी जमानत खारिज हो गई, उसको फिर झटका, उसको फिर झटका, उसको फिर झटका। तो आम आदमी के दिमाग में जब ये हथौड़ा बार बार बजेगा, नॉक करेगा, तो कहेगा यार कुछ ना कुछ तो है गलत, कहीं सारी अदालतें कैसे गलत हो जाएंगी। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि अपने को उसे ईमानदार साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और परसेप्शन की लड़ाई आसान नहीं होती। तो वो नैरेटिव चाहकर भी अगर विपक्ष वाला जो सत्तारूढ़ में इस समय नहीं है, तो उसके लिए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और जनता, जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि नैरेटिव तो उनका टूटेगा, लेकिन क्या वो जनता तक उतनी स्पष्टता के साथ जा पाएगा, मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि इससे इतनी ज्यादा छवि, इतनी ज्यादा धूमिल कर देते हैं कि उसे शक के दायरे में तो ला ही देते हैं। चाहे लाख सोचे, फिर भी किसी कोने में लगे यार कुछ तो गलत किया होगा, जब इतने समय तक जेल में चल रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही सब जगह। ये सारी बातें हैं जिन पे विमर्श की जरूरत है कि आखिर इस छवि हनन का, चरित्र हनन का और इतने लंबे समय तक यातना का आखिर जवाबदेह कौन है? क्या जज एजेंसी के अधिकारियों पर कोई दोष नहीं है? उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा? कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा और अगर इन अधिकारियों को चिन्हित किया गया तब क्या होगा? तो ये सारे सवाल हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर आपने बात कही कि इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए हर स्तर पर, कि आखिरकार जो छवि धूमिल होती है किसी राजनेता की या बड़े किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ लोगों की कहीं ना कहीं विश्वास जुड़ा होता है, जब उसकी छवि धूमिल होती है तो उसके कैरियर पर बहुत इसका गंभीर असर पड़ता है, और उसे हटाने में शायद उसे पूरा जीवन उसका खप जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो विषय या शंका कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं मुकुल जी को वास्तव, मुकुल जी आपको क्या लगता है, पुष्पेंद्र जी ने बात कही है, तो जवाबदेही किस स्तर पर तय होनी चाहिए? हम देखते हैं तमाम तरह की बातें नेताओं के प्रति कही जाती हैं, और जिस तरह से उनके प्रति विश्वसनीयता कम भी हुई है लोगों के अंदर, किसी भी वह नेता पे कोई आरोप लगता है तो बड़े आराम से स्वीकार लोग कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ये सिस्टम में बड़ी बेईमानी है, पूरा सिस्टम ऐसा बेईमान है, लोग ये आम धारणा में, आम बोलचाल में बोलने लगे हैं। तो इसको लेकर किस तरह की जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, क्या लगता है आपको? देखिए, पुष्पेंद्र जी ने जो बातें कही है बिल्कुल एकदम तर्क संगत कही है, और वास्तव में ये हो रहा है। आदमी जब अगर 4 आरोप किसी के ऊपर लगाया जाए, और आज की डेट में जो हमारा माहौल है, अगर किसी के घर में एक आने की पुलिस पहुंच जाए, एक दरोगा 4 सिपाही, तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है कि कुछ हुआ है। अब अगर वो कोई मान लीजिए जिस तरह के ये आरोप है, इसमें आरोप में तो सर्वविदित है कि आपको खुद प्रूफ करना है कि आप खुद बचिए अपने सभी लगे आरोपों पे। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को इंगित करते हुए कहा है कि आप ये बताइए कि 493 तो गवाह है, 1 लाख से अधिक डिजिटल प्रूफ है, और 4000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये तो कभी मामला खत्म ही नहीं होगा, आपकी जांच चलती रहेगी। तो ये एक तो अनंत प्रक्रिया हो गई कि वो आदमी को आपने जेल में रख रखा है और तब तक आप जांच कर रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा मैसेज अगर जाता है, जहां तक मैं समझता हूं, होता है कितना जमीन पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस को भी इसकी एक ये मिसाल बनना चाहिए, और जो आने वाले टाइम में जो मामले आए, चाहे ईडी के हैं चाहे सीबीआई के हैं, उन चीजों में कोर्ट के जजेस को खुद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए जमानत देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो देश छोड़ के भाग जाए, और ऐसे लोग नहीं है जो गवाहों को अगर डिस्टर्ब करते हैं, कुछ अपने फेवर में काम करते हैं, तो उसके लिए सारे आपके पास हथियार है, आप कानून की व्यवस्था है, आप उठा के बंद कर दीजिए दोबारा। तो ये चीजों पे एक असर पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको खारिज किया था, और आज इसको जो है इन्होंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने पे उस वक्त था कि भाई ये मामला ऐसे ऐसे चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। उन्होंने कहा ट्रायल का मामला है ही नहीं है, ये मामला आज आप बता रहे हैं, जो ये मामला इनकी जमानत को लेते हुए इसलिए कि इनको रखा क्यों जाए, इतनी देर तक जमानत जेल में रखने का वजह क्या है? आप बार बार एक ही चीज आप लगाए जा रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए उन्होंने बोला कि आड़े नहीं आएगा। देरी के आधार पर जमानत की बात पिछले साल अक्टूबर में आदेश में कही गई थी। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े ही नहीं है, आया ही नहीं है, क्योंकि यहां मामला ट्रायल शुरू होने की देरी को लेकर है। तो जब ट्रायल ही आप नहीं शुरू कर रहे हैं और आप बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं और आरोप सारा सिसोदिया के परिवार और सिसोदिया पे लगा दे रहे हैं,
कि वो नहीं चाहते हैं। और उनकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बीबी की है, वाइफ उनकी मिलना चाहती है। इस टाइप की एप्लीकेशन में ट्रायल कहां से हुई, जो मैं पहले बोल चुका हूं। तो ये न्याय के साथ एक मजाक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। और वास्तव में लोअर जुडिशरी की हालत देश में अच्छी नहीं है। लोगों का जो एक देखिए जजेस रहते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट के, कहीं इसी समाज से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आदमी आने के बाद अप्रोच मुश्किल हो जाती है। आप क्योंकि 22-25 जज रहते हैं, 20-22, 32 जज आज की डेट में, 31 या 31 जज है, उनको ट्रैप कर पाना, उनसे संबंध निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जबकि हाईकोर्ट जजेस और लोअर जुडिशरी में आप इसी समाज से कहीं ना कहीं कोई जज का वकील से या आपके उनके किसी रिश्तेदार से संपर्क हो जाता है। ये वास्तव में जमीनी स्थिति जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, उन चीजों में कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल आदमी, कोई सरकार हो, उनकी अप्रोच बहुत आसान हो जाती है। सुनील जी वहीं बैठे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि जस्ट बगल में इनका आवास है। इनके पास 75 एडवोकेट ऐसे होंगे जो ये सब चीजें इनको बहुत आसानी से, जो मैं बता रहा हूं, बताते भी होंगे कि अब वकील, उनको वकील हायर करता है आदमी जो कोर्ट के फेवरेबल होते हैं। और वकील के पास आप जब जमानत लेके जाएंगे या कोई मामला लेके जाएंगे, तो आज एक वकील का एक जुमला आ गया है कि अभी रुक जाओ, कोर्ट बड़ी सख्त है, आप इसको अपनी जमानत 1 महीने बाद डालिएगा, वो बेंच बदल जाएगी। लोअर कोर्ट में कहते हैं रुके रहो, अगर नहीं मामला है तो भाई वो जज बदलेगा नहीं, कि कोर्ट नंबर 1 में जो जज है वही अगर चला गया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज की एप्लीकेशन देके किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये सिस्टम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए सरकार को देखा गया है, कई मामलों में सरकार को मुंह की खानी पड़ती है और ऐसे मामले सामने आते हैं। और पुष्पेंद्र जी की उस बात से सहमत हूं मैं कि जब बार बार लगातार आप ये चोर है, जमानत इसको, तो आज भी राहुल गांधी जमानत पे है और ये बात बीजेपी के लोग बोलते हैं कि आरोपी है, जमानत पे है, ये बेल पे आदमी है। तो ये दाग जो आपके लगता है, आज से 5 साल, 8 साल, 2 साल, 6 महीने बाद अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उसके बाद इन लोगों के जो बयान है, इसकी तो आपने उसको बदनाम कर दिया, लेकिन उसकी कोई रेमेडी नहीं है। उसी रेमेडी की मैं बात कर रहा था कि जब तक निर्णय ना आ जाए किसी को भी इस तरह से सामाजिक रूप से, जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा कि पेपर में खबरें छपती हैं और लीड खबरें छपती हैं, वास्तव में ये हो रहा है। तो इन चीजों को मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए और नेताओं पे भी कुछ हद तक पाबंदी लगानी चाहिए। बोलने का अधिकार और आपका सब कुछ है, लेकिन आपको कोर्ट के मामलों में कोई भी, कई बार कोर्ट कहता है इसका मीडिया ट्रायल नहीं होगा, अक्सर देखा होगा आपने, तो आदमी जाता है, जो पीड़ित होता है वो जाता है, कहता है साहब ये ना छपने पाए। तो ऐसे ही मामले में एक सरकार तो नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि कम से कम अगर वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल एकदम फ्रंट पेज पे छाप के उसकी पूरा इतिहास छाप दीजिए, बदनाम कर दीजिए। लेकिन उससे पहले बदनाम करना, ये एक मानवता के नाते भी और एक कानूनी दृष्टिकोण से भी, कि आपने किसी मुकदमे के फैसले से पहले ही उसको आरोपी सिद्ध कर दिया, ये चीज खत्म होनी चाहिए इस देश में, ये मैं कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कम से कम जो मीडिया ट्रायल होता है वह काफ़ी कुछ नुकसान करता है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि बिना अंतिम निर्णय आए किसी को भी एक सांचे में फिट कर देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो मैं सुनील जी बताऊँ, सुनील जी आपको क्या लगता है कि पूरे विषय को सारगर्भित पूरा विश्लेषण रहा है, आपको क्या लगता है, जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, मुकुल जी ने कहा कि मीडिया ट्रायल इतना जबरदस्त तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं शंका पैदा हो जाती है लोगों के मन में। और इसका हमने पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं देश की राजनीति में, चाहे वो राजीव गांधी से संबंधित बोफोर्स का वाला मामला आप सभी जानते हैं कि किस तरह से राजीव गांधी की छवि धूमिल हुई और पूरा राजनीतिक जो परिणाम था उनके चुनाव का वह भी सारा बदल गया। ऐसे ही हमने 2014 में देखा, अन्ना आंदोलन है, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया खुद शामिल रहे हैं। तमाम तरह के आरोप इन्होंने उसमें कांग्रेस की जो सरकार थी उनके नेताओं के ऊपर लगाए। और बाबा रामदेव का आंदोलन देखा, तमाम तरह की फाइलें लेकर घुमा करते थे, इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात किया करते थे, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया कि किसी को भी उस जो आरोप थे उसके अंदर उन्हें माना जाए। और हमने देखा कि सरकारी वकील उज्जवल निकम के द्वारा जो बयान दिया गया, बाद में उन्होंने उसका खुद भी उसकी क्लिब्रेशन दिया, चाहे विनोद राय हो कैग के, तो तमाम तरह की जो बातें लगातार इस तरह की आती हैं सामने, तो उसका कुछ जवाबदेही कहीं एक निश्चित होनी चाहिए। और क्या मीडिया ट्रायल पे कुछ ऐसा बंदिशें लगनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल ना हो जाए जब तक कोई अंतिम निर्णय ना आ जाए? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो सही है कि
समाचार पत्रों में जो खबरें छपती हैं उसका असर पड़ता है। इस माहौल को बनाने के लिए ही तो गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी को बनाने के लिए गिरफ्तारियां हो रही हैं कि आप ये जानिए कि लोग कितने बेईमान हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस होगा, लेकिन जब आप आप एक तरफ गिरफ्तार करते हैं, दूसरी तरफ उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं जिनके खिलाफ आप करोड़ों लाख रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। दोनों चीजें समाज दोनों चीजों को देख रहा है। खबरों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह बहुत मैं नहीं इसको बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में मैं नहीं मानता। जो खबरें हैं वो खबरें छपने सर ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फाइलें भी गायब हो जाती है और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। फाइल गायब होती है और वो मंत्री हो जाते हैं जो बाकायदे और शासन सरकार चलाने लगते हैं। ये भी लोग देख रहे हैं। लोगों की निगाह में दोनों चीजें हैं, गिरफ्तारियां भी उनकी निगाह में है और भ्रष्टाचार के आरोप जिनके खिलाफ बीजेपी ने लगाया उनको उनकी पार्टी में शामिल होते हुए, सरकार में शामिल होते हुए लोग भी देख रहे हैं। उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। आप मेघालय में आपने आरोप लगाया प्रचार के दौरान कि सबसे देश की भ्रष्टतम सरकार है ये, और उन्हीं पार्टी के साथ मिल संगमक साहब के साथ मिलकर आपने सरकार बना लिया। ये भी लोगों ने देखा। दोनों चीजें हैं। और अब यह बात बीजेपी बड़े कायदे से इसका प्रचार करती है कि अगर इनकी गिरफ्तारियां दोष मुक्त है, मतलब आधारहीन है और विंडिक्टिव है, तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। ये बार बार कहती है बीजेपी, लेकिन वो ये नहीं बताती कि आपने जिन कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी की है उसका जमानत 6 महीने पहले मिल नहीं सकता। आप भी बताइए ना कि इनकी जमानत अगर लोअर कोर्ट नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके अधिकार सीमा में ही नहीं है। वो ट्रायल कोर्ट की सीमा में ही नहीं है। वो हाई कोर्ट तक जाना ही जाना है। हाई कोर्ट में सुनवाई चलते चलते 4-5 महीना बीत गया तो प्रचार के अच्छा खासा समय बीत गया आपका। और लोग कहने लगते हैं कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट से खारिज हुआ, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तुरंत देता नहीं है जमानत, वो भी 1 आध बार का समय लेगा। तो ये माहौल बनाने में सुविधा मिल जाती है। लेकिन जब ये कोई जमानतें मिल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां कर रहा है या हाई कोर्ट जो टिप्पणियां कर रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। जस्टिस न्याय बिंदु ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्याय बिंदु ने किस तरह की बातें कही थी कि कोई आरोप नहीं बनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो जिस मामले में गिरफ्तारी की गई है वो आधारहीन है। जिसके उस और उनका जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था उसके खिलाफ ईडी गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। और उस मामले पर अगर आप याद कीजिए जब हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी थी, वो सुनवाई कर रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो अपने तरह का नया मामला है कि आप जमानत की सुनवाई करें और उसको सुनवाई करने के बाद आप उसको स्टे कर दें या जजमेंट रिजर्व रख लें। ये तो अद्भुत किस्म का न्याय प्रक्रिया मानी गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था। अब दोनों चीजें सब चीजें जनता के सामने है। ये जरूर है कि एक बार आरोप लगने के बाद समय लगता है उस आरोपों से मुक्त होने। भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। अब ये कहीं भी ये नहीं हो रहा। वह केवल विपक्ष को बेईमान साबित करने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने, लोगों की राजनीति से अपने आप को अलग रखने, अनैतिक होने, जितने तरह का माहौल बना सकती है उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए सब तरह का माहौल बना रही है। गिरफ्तारियां उसी का एक हिस्सा है, जमानत का विरोध उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको जमानत देते समय टिप्पणी करता है उस समय सभी के सभी माहौलों पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। आज मनीष सिसोदिया को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे कोई बात नहीं की कोर्ट के, लेकिन इस प्रक्रिया पर तो कहा कि आप इतने मामले लेके चले आए, इतने आपने गवाह बटोर लिए, इतने कागजात बटोर लिए और आप ट्रायल नहीं कर रहे हैं। तो मंशा तो साफ हो गई कि आप ट्रायल नहीं करना चाहते, आप दोषियों को दंड नहीं दिलवाना चाहते हैं, बल्कि इसके नाम पर आप लोगों को जेल में रखना चाहते हैं। ये तो बात नहीं हुई। तो गोया कि जो भारतीय जनता पार्टी है नैरेटिव बनाती है कि अगर इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं होता तो जमानत क्यों नहीं मिल जाती, यह भी नैरेटिव खारिज होगा। यह न्यायालय के आदेश से यह भी नैरेटिव खारिज होगा कि ऐसा नहीं है कि सबके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ही है। जो जेलों में है लोग या जिनको जमानत नहीं मिल पा रही है वह प्रक्रियागत कारण, प्रोसीजरल रीजन का कारण है जिनकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। अब आप जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है, छात्र नेता,
खालिद, खालिद नाम उनका, आप उनकी जमानत उनकी पड़ी हुई है, बार बार जमानत की सुनवाई चल जाती है। ये भी तो बड़ा मसला है। कोई ऐसा थोड़ा कि उनको ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। आप भीमा कोरेगांव के लोगों के जमानत के मामले में आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ही मामला कितना लंबे समय तक चला, आज भी कई लोग जेलों में हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। जिन लोगों को जमानत दी गई उसमें तो एक आदमी एक आरोपी की जेल में मृत्यु हो गई थी। यह भी तो ये सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर बहुत निचले अदालतों को, हाईकोर्ट को रास्ता दिखाने की कोशिश की है, बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट दिए, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से एक न्याय देना चाहिए था उसमें लगता है कि लोगों को निराशा हाथ लगी या जनता को निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी सीमाएं होंगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह भी है कि लोगों को लगता है कि इस मामले में यह कार्रवाई हुई, विलंबित हुई या अभी भी नहीं हो रही है, यह भी इस तरह की धारणा बनी। इतने लंबे समय तक एक आंदोलन में गिरफ्तार विद्यार्थी को आप इतने समय तक जेल में पड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए, क्यों नहीं हो रही भाई? कौन से कारण है? तो लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो समय समय पर टिप्पणियां कर देता है वह कम से कम हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए एक आधार बिंदु हो सकते हैं कि जो मामले उनके यहाँ लंबित पड़े हुए हैं उन पर निर्णय ले। लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो बात कर रहा है उस पर चलता हुआ दिखाई पड़े, उसके स्तर पे भी त्वरित न्याय की बातें हो, त्वरित सुनवाई की बातें हो, त्वरित आदेश की स्थितियां बने। अगर वो बनेंगी, जैसे आप यह आज पूरे देश में एक तरह का संदेश गया है, लोगों को लगा है कि नहीं अब बहुत लंबे समय तक किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, और जो भारतीय जनता या सत्तारूढ़ दल जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है उसको भी धक्का लगेगा। ये सही है कि एक बार आरोप लगने के बाद उससे मुक्त होने में समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अब वो मुद्दा गंभीर नहीं होने लगा। अब लोगों के बीच में आप चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं मानी जाती, बल्कि अपने विरोधियों को उत्पीड़न की कार्रवाई मानी जा रही है, विपक्षी दलों को तोड़ने की कार्रवाई मानी जा रही है। इससे बीजेपी की और बीजेपी सरकार की विश्वसनीयता घटी है लोगों की, कि आप जो कह रहे हैं वो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपका राजनीतिक मंतव्य कुछ अलग है। मेरी अपनी समझ है कि ये जो मनीष सिसोदिया का जजमेंट है वो निश्चित रूप से या निचली अदालतों के लिए भी एक संदेश है, और उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं या बदले की भावना से विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से जो लोअर कोर्ट हैं, जो ऊपर की कोर्ट है, उनके लिए भी बड़ा संदेश है, और साथ ही राजनीतिक दलों के लिए भी, राजनीतिक सरकारों के लिए भी बड़ा संदेश है कि किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, और किस तरह के जो चरित्र पर जो दाग लग जाता है नेताओं के लिए, बड़ा विषय होता है कि आम आदमी के मन में शंका बैठी है, उससे वह कैसे धोएगा, कैसे उसे मिटा पाएगा। तो ये राजनीतिक पूरे सिस्टम के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए बड़े सवाल पैदा करते हैं। इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने सभी ने जिस तरह से पूरे विषय को परिभाषित किया है, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, या तमाम तरह के इसमें इफ एंड बट क्या हैं और क्या प्रभाव समाज में इन सब चीज़ों का पड़ता है, बड़ा बहुत ही सार्थक तरीके से आपने पूरा विषय को परिभाषित किया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, और मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, सुनील जी का, मुकुल जी का, पुष्पेंद्र जी का, कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।